क्या सीमन टेस्ट कराने के बाद लैब ने आपको ये बताया कि वो उस सीमन सैंपल में शुक्राणु नहीं देख पाए? क्या आपको एज़ोस्पर्मिया या निल स्पर्म काउंट की समस्या डायग्नोज की गई है? आइए समझते हैं कि इस प्रॉब्लम के साथ भी जेनेटिकली आपका बेबी कैसे कंसीव किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको एज़ोस्पर्मिया डायग्नोज हुआ है, कभी भी एक सीमन सैंपल की रिपोर्ट के अनुसार ट्रीटमेंट नहीं डिसाइड किया जाता। It is always necessary to repeat the semen test after 6 weeks of the first test. कभी-कभी सेकेंड सैंपल में स्पर्म्स दिखने लगते हैं और आपको नेचुरल ट्राइंग या IUI जैसी प्रक्रिया एडवाइस की जाती है। आइए समझते हैं एज़ोस्पर्मिया का कॉज क्या है। तो जो स्पर्म्स होते हैं वो टेस्टिस में प्रोड्यूस होते हैं। स्पर्म्स के प्रोडक्शन के लिए जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो कुछ हार्मोन्स जैसे FSH, LH रिलीज करता है और जब स्पर्म्स टेस्टिस में प्रोड्यूस हो जाते हैं तो इजैकुलेशन के दौरान सेमाइनल वेसिकल्स से उन्हें फ्लूइड मिलता है जो फाइनली सीमन के तरीके से बाहर आता है। एज़ोस्पर्मिया 3 लेवल्स पे हो सकता है। नंबर 1 इज प्री टेस्टिकुलर यानी टेस्टिस से पहले। तो अगर आपको हार्मोनल प्रॉब्लम है जैसे LH, FSH जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, तो इस समस्या को प्री टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया कहा जाता है। कभी-कभी टेस्टिस के फेलियर के कारण नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया यानी कि ऐसी प्रॉब्लम जिसमें हमारे अंडकोश में शुक्राणु नहीं बन पा रहे हैं, डायग्नोज की जाती है। थर्ड लेवल इज ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया और पोस्ट टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया। इसका मतलब है कि शुक्राणु प्रोड्यूस तो हो रहे हैं टेस्टिस में, बट किसी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण वो इजैकुलेट में नहीं पाए जा रहे। इन तीनों प्रकार के एज़ोस्पर्मिया का सलूशन आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स IVF, टीजा या माइक्रोटीजा द्वारा निकाला जा सकता है। जनरली अगर किसी पुरुष में एज़ोस्पर्मिया की समस्या है तो कोई सिम्टम्स नहीं आते। जब भी हम सीमन टेस्ट के लिए जाते हैं तो हमें बहुत आश्चर्य होता है ये सुन के कि सीमन में शुक्राणु नहीं मिल रहे। कुछ मेन में सिम्टम्स आते हैं जैसे लो लिबिडो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, बार बार टेस्टिस और टेस्टिस के आजू बाजू इन्फेक्शन होने की समस्या, लो सेक्स ड्राइव। अगर आप में से कोई भी इन समस्याओं से गुजर रहा है तो इम्पोर्टेंट है कि एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट या यूरोलॉजिस्ट के पास जाके हम एक सीमन टेस्ट कराएं और ओवरऑल अपना एग्जामिनेशन कराएं। एज़ोस्पर्मिया डायग्नोज होने के बाद आपकी एक डिटेल्ड हिस्ट्री ली जाती है जिसमें जेनेटिक डिजीजेस, चाइल्डहुड डिजीजेस के बारे में डिटेल में आपसे पूछा जाता है। उसके बाद आपके कुछ हार्मोनल टेस्ट कराए जाते हैं जैसे FSH, LH और टेस्टोस्टेरोन लेवल। उसके बाद कभी-कभी आपका एक स्क्रोटल डॉपलर और अल्ट्रासाउंड किया जाता है जिसमें टेस्टिस का साइज देखा जाता है और एक यूरोलॉजिस्ट आपको फिजिकली भी एग्जामिन करते हैं टू अंडरस्टैंड द टेस्टिकुलर साइज, वेदर इट इज सॉफ्ट और फर्म, एंड एनी अदर factors like varicocele can also be diagnosed during a physical examination and ultrasound. अगर एज़ोस्पर्मिया है तो डिपेंडिंग अपॉन द कॉज ऑफ एज़ोस्पर्मिया, whether it is pre-testicular, testicular or post-testicular, treatment protocols are designed. In cases of pre-testicular azoospermia, which is also known as hypothalamic hypogonadism, injections of hormones are given so that the testis starts functioning properly and releases sperms in the ejaculate. अगर टेस्टिकुलर यानी कि नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया है तो माइक्रोटीजा, जिसमें एक माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हुए टेस्टिस में वो पार्ट्स जहां शुक्राणु मिलने की पॉसिबिलिटी है उनको एक्सप्लोर किया जाता है और उन पार्ट्स से शुक्राणु निकाले जाते हैं। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया इज द सिंपलेस्ट फॉर IVF ट्रीटमेंट, जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन के कारण अगर शुक्राणु नहीं बाहर आ पा रहे हैं तो डायरेक्टली टेस्टिस में एक छोटी सी सुई घुसाकर टेस्टिस से स्पर्म्स निकाले जा सकते हैं और IVF फिक्सी में इन स्पर्म्स को यूज किया जा सकता है। What are the dietary precautions that one should take if there is a low sperm count or azoospermia? आप अपनी डाइट में किसी भी तरीके की एडिक्शन को छोड़ें, अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा को बढ़ाएं
और कभी कभी सप्लीमेंट्स जिसमें कोएंजाइम Q10, लाइकोपीन जैसी चीजें हैं उनका सेवन बढ़ा दें। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू प्रिवेंट ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, कुछ ऐसे खेल जिसमें टेस्टिकुलर एरिया के अराउंड बहुत ज्यादा रफनेस होती है, कुछ ऐसे प्रोटीन और स्टेरॉइड सप्लीमेंट जिनसे टेस्टिकुलर फेलियर हो सकता है, टू मच एक्सरसाइज इन द जिम, all these things can also lead to azoospermia and should be avoided in case you've been diagnosed with low sperm count or azoospermia. Friends, in the end, I would want to tell that it is very much possible to have a genetically owned baby in spite of no sperms in the semen sample. It is important to visit a urologist and a fertility specialist together because both of them together can find out a solution through simple ART procedures like TISA or micro-TISA, and you may be blessed with a genetically owned child. Thank you.